नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार सभी साथियों का नौहर पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले साथियों मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्षमा याचना इसलिए कर रहा हूँ कि पिछली 2 या 3 दिनों से आपको रेगुलर जो क्लासेस हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाई, वीडियोज अपलोड नहीं हो पाए। इसके पीछे कुछ तकनीकी खराबी से संबंधित कारण थे। तकनीकी जो खराबियां थी हमारी टीम ने इसे सुधारने का प्रयास किया है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसी आशा करता हूं कि भविष्य में आपको रेगुलर वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो तकनीकी खराबियां होंगी उनको समय रहते हुए दूर कर लिया जाएगा। ठीक है, हम आज एक बार फिर से राज्य व्यवस्था की चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं या हम लोग मिलकर आज राज्य व्यवस्था के दूसरे लेक्चर पे चर्चा करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने जो पढ़ा या पिछली जो एक वीडियो डाला गया राजस्थान राज्य व्यवस्था का, उसमें मैंने पढ़ाना तो राज्य सरकार ही शुरू किया था, लेकिन राज्य सरकार का जैसे ही हम जिक्र करते हैं साथियों तो उल्लेख मिलता है कि राज्य सरकार का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 6 में है और भारतीय संविधान का भाग 6 जो है वो अनुच्छेद है 152 से लेकर अनुच्छेद 237। अब बहुत सारे साथी जो पहली बार राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है कि सर अगर भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक राज्य सरकार है तो हमें ये बताइए कि भाग 1 से लेकर 5 तक क्या है, अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक क्या है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पिछली क्लास में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है। ठीक है ना, बहुत संक्षिप्त में बताया था लेकिन बता दिया था ताकि सारी कहानी कनेक्ट हो जाए, जीरो से आपके दिमाग में बैठ जाए, जुड़ जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आज मैं भाग 6 को पढ़ाना चाहूंगा। राज्य सरकार की शुरुआत करना हम चाहेंगे तो राज्य सरकार को लेकर आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो, अगर राज्य सरकार की बात करें, किसकी बात करें साथियों, मैं बात कर रहा हूं राज्य सरकार की। किसकी? राज्य सरकार की। राज्य सरकार के बारे में जिक्र कौन से भाग में भी, जैसे कि हमने पिछली क्लास में जिक्र किया था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि राज्य सरकार का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग कौन से में है भाई? भारतीय संविधान के भाग 6 में है। ठीक है ना, कौन से भाग में? भारतीय संविधान के भाग 6 में। ठीक है, जो साथी आज पहली बार जुड़े हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा पिछली क्लास को देख लें ताकि आपको ये संदेह बिल्कुल ना रहे, आपके दिमाग में बात बिल्कुल ना रहे कि सर भाग 1 से 5 तक क्या है। भाग 6 जो है उसमें अनुच्छेद है साथियों कहां से कहां तक? अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। कहानी क्लियर है? अब एक और बात समझिएगा, वैसे तो हमारे जो संविधान है, संविधान के भाग व अनुच्छेद ही आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जो भाग है उसमें कुछ अध्याय हैं। अध्याय आपसे पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर मैं याद कर पा रहा हूं सीईटी का एग्जाम, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल रहा होगा या 12वीं बेस पे जो सीईटी हुआ था उनमें से कोई एग्जाम रहा होगा, जिन साथियों ने दिया होगा उनको पता भी है। मैं याद कर पा रहा हूं कि एक प्रश्न अध्याय से संबंधित पूछ लिया था, है ना, कि भाई कौन से अध्याय में क्या प्रावधान है। इसलिए मैं आपको भाग 6 के अध्याय भी साथ में ही बता देता हूं, आप यही नोट कर लीजिएगा। भाग 6 जो है उसमें अनुच्छेद तो कहां से कहां तक है भाई? अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। लेकिन अगर आपसे अध्याय पूछा जाए तो भाग 6 में अध्याय कितने हैं भाई? भाग 6 में अध्याय है 5। कितने हैं? अध्याय 5 है। याद रखना, भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 उल्लेख किसके बारे में? राज्य सरकार के बारे में। अध्याय 5। आप कहेंगे सर अध्याय 5, इन 5 अध्यायों में क्या है? धैर्य रखिए, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुने। अब मैं सबसे पहले जो भाग 6 है अनुच्छेद 152 से 237 है, उन अनुच्छेद जो सारे आर्टिकल्स हैं सभी अनुच्छेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी देना चाहूंगा ताकि ब्रीफली संक्षिप्त रूप में आपके दिमाग में कहानी फिट हो जाए, ये बैठ जाए कि हम कौन से आर्टिकल में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक मेरा निवेदन रहेगा सभी साथियों से कि आपको इस क्लास को देखते वक्त कॉपी पेन लेके बैठना है ना, और साथ साथ हर चीज नोट डाउन करते जानी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिन ये वादा किया था या मैंने आपको सुनिश्चित किया था, ये श्योरिटी दी थी कि भाई जो राज्य व्यवस्था हम यहाँ पढ़ेंगे वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, चाहे कोई भी पेपर हो। सभी जो वैकेंसीज हैं आपकी, सभी वैकेंसीज के एग्जामिनेशंस में या भर्ती परीक्षाओं में
यहाँ से राज्य व्यवस्था कवर होने वाली है, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। भले वो पशु परिषद की 10वीं बैच की भर्ती हो, भले वो आरएएस की भारत की सबसे बेहतरीन एग्जाम हो आरएएस का, सभी भर्तियों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एक एक चीज को नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। आ जाइए, सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है सर? सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा है साथियों? अनुच्छेद 152, माफी चाहूंगा मैंने पहले 52 बोला होगा। अनुच्छेद 152, देखो अनुच्छेद 152 जो है ना, अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा है। किसकी? राज्य की परिभाषा। अब ध्यान से समझना, बहुत सारे साथी ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने राज्य व्यवस्था को थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा, या हो सकता है बहुत बेहतरीन ढंग से भी राज्य व्यवस्था को आप साथियों ने पढ़ा हो। बहुत सारे साथी हो सकते हैं आप में से जो मुझे देख रहे हैं, है ना, जो मुझे आप देख रहे हैं, भविष्य में कभी देखें तो उन साथियों को लगेगा सर आपने बताया कि अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा है, क्या भारत के संविधान के किसी और अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, भारत के और अनुच्छेद में भी राज्य की परिभाषा है, और उस अनुच्छेद की संख्या है 12। भारतीय संविधान के जब मौलिक अधिकार के टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो वहां अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, वो राज्य की परिभाषा अलग संदर्भ में है, उनकी चर्चा हम तब करेंगे जब डिटेल में कभी मौलिक अधिकार पे चर्चा करेंगे। ये जो यहाँ जो राज्य की परिभाषा है, ये वही परिभाषा है जो हम समझते हैं, यानी हमारी दृष्टि में राजस्थान भारत का एक राज्य है, हरियाणा हमारा जो पड़ोसी है राजस्थान का एक राज्य है, महाराष्ट्र एक राज्य है, मध्य प्रदेश एक राज्य है। उसी तरीके के जो राज्य हम जो समझते हैं, उसी राज्य को परिभाषित किया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 152 में। आप कहेंगे सर क्या आर्टिकल 152 में भारत के सभी राज्य शामिल किए जाते हैं? जी हाँ, वर्तमान में भारत के सभी राज्य इसमें शामिल किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 152 के राज्य की श्रेणी में नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? इसलिए नहीं आता था क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे, और जैसे उन विशेष प्रावधानों की बात करें तो वो प्रावधान अलग करते थे जम्मू कश्मीर को सामान्य राज्यों से, इसलिए जम्मू कश्मीर सामान्य राज्य की श्रेणी में नहीं आता था, यानी अनुच्छेद 152 की राज्य की श्रेणी में जम्मू कश्मीर नहीं आता था। मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं आता था, वर्तमान में आता है। आप कहेंगे सर नहीं आता था, कब तक नहीं आता था? 31 अक्टूबर 2019 तक। कब तक? 31 अक्टूबर 2019 तक। दोस्तों मैं आपको नोट भी करवाऊंगा, पहले सुन लीजिए। 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने एक अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर दिया। उस अधिनियम का नाम था जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, और जैसे ही जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को लागू किया गया, वैसे ही जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेट का जो दर्जा था, विशेष राज्य का जो दर्जा था, जम्मू कश्मीर को अन्य राज्य से कुछ विशेष जो अधिकार दिए गए थे वो सारे अधिकार क्या हो गए? समाप्त हो गए। और जैसे वो अधिकार समाप्त हुए, जम्मू कश्मीर सामान्य राज्य हो गया अन्य राज्यों की तरह। सामान्य राज्य होते ही कौन से राज्य की श्रेणी में आ गया? आर्टिकल 152 की श्रेणी में आ गया। ठीक है, तो अब इसको नोट डाउन करते हैं, लिखें 2019 से पहले, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य इस अनुच्छेद की राज्य की श्रेणी में नहीं आता था। इस अनुच्छेद की राज्य की श्रेणी में, माफी चाहूंगा, श्रेणी में नहीं आता था या नहीं शामिल था, ये लिख लीजिएगा, नहीं शामिल था। ठीक है, एक बिंदु और लिख लेंगे, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 में भारत सरकार द्वारा एक एक बिंदु को लिखना है आपको। भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को, 2019 के
प्रावधानों को लागू करते हुए प्रावधानों को लागू करते हुए दो संघ शासित प्रदेश, आपको पता होगा इस बात का, दो संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेशों कौन कौन से भाई, जम्मू एंड कश्मीर अलग से व लद्दाख अलग, दो केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना, याद रखना है। लागू करते हुए दो संघ शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर का गठन किया, कहानी क्लियर है ना, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समझ जाएंगे इतने से। और जैसे ही जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेट का दर्जा था वो समाप्त हो गया या समाप्त कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर जो राज्य है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, वो इस श्रेणी में आना शुरू हो गया। यानी भविष्य में जम्मू कश्मीर को जब भी राज्य बनाया जाएगा, जब भी वहां पे असेंबली चुनाव करवाए जाएंगे, है ना, तो ये जम्मू कश्मीर है वो राज्य की श्रेणी में आएगा, आर्टिकल 152 की श्रेणी में आएगा, ठीक है ना। हाँ, फटाफट इसको नोट डाउन करिए, आप फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, 1 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से लिखिएगा प्लीज। हो गया, चलिए, ये हुई अनुच्छेद 152 की बात। आगे बढ़ते हैं, बढ़ने का प्रयास करते हैं। सर आर्टिकल 153 में क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153, ठीक है ना। अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 162 तक जो प्रावधान है ना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक हम यही पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है राज्यपाल। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। भाग 6 का जो अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक का जो प्रावधान है वो किसके बारे में है भाई, राज्यपाल के बारे में है, ठीक है ना। हाँ, जो साथी कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर रहे हैं वो प्लीज, अगर मैं थोड़ा जल्दी से स्लाइड को मूव कर रहा हूं तो बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियो ये है आपके पास, बाद में आराम से नोट करिएगा, है ना। वक्त थोड़ा सा कम होता है, ज्यादा कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा आपको मैटर पढ़ाया जा सके या बताया जा सके या आप तक पहुंचाया जा सके, इसलिए जल्दी से थोड़ी चीजें जल्दी करवाने का प्रयास किया जाता है ना, तो कोऑपरेट करें प्लीज। बाद में अगर आप साथ साथ नहीं नोट डाउन कर पा रहे तो बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियो में आराम से नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 153 से 162 राज्यपाल हुआ। अनुच्छेद 163 में क्या लिखा हुआ सर, अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ सर, राज्यपाल को सलाह देने के लिए, ये अनुच्छेद 163 है, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 में लिखा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, या राज्यपाल विचार विमर्श करेगा किससे भाई, मंत्री परिषद से। राज्यपाल के साथ विचार विमर्श करने के लिए राज्य में मंत्री परिषद होगा, यानी मैं शॉर्ट में लिखना हूं, मंत्री परिषद के बारे में जानकारी देने वाला अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल 163, है ना। आप मंत्री परिषद के बजाय राज्य मंत्री परिषद लिखेंगे तो और बेहतर होगा, राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद, ठीक है ना। ये कौन सी आर्टिकल की बात कर रहे हैं भाई, आर्टिकल 163 की बात कर रहे हैं, राज्य मंत्री परिषद, ठीक है सर, ये बात क्लियर हुई। आर्टिकल 164 में क्या है सर, 64 में होता है हमारे लोकतंत्र में जो राज्य का मुखिया होता है उसे हम बोलते हैं मुख्यमंत्री, है ना। माननीय एसओ गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं, आपको इस बात का पता होगा, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उस वास्तविक मुखिया हैं राजस्थान के, है ना, उसी मुख्यमंत्री पद को शामिल किया जाता है आर्टिकल 164 में, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अनुच्छेद 164 इसमें क्या है, मुख्यमंत्री, सीएम, मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी देता है आर्टिकल 164।
64। हालांकि ऐसा नहीं केवल मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी नहीं देता, हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है या राज्यपाल करेगा, ऐसी जानकारी दी गई आर्टिकल 164 में। इसमें कहा गया है साफ तौर पे कि विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त नेता होगा, बहुमत दल का नेता होगा, उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री के परामर्श पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ये प्रावधान करता है आर्टिकल 164। लेकिन थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से याद रह जाए इसलिए मैंने अलग से आपको लिख दिया। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री, आप चाहें तो मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति, ठीक है ना। इसके बारे में प्रावधान है कौन से आर्टिकल में भाई? आर्टिकल 164 में, ठीक है ना, याद रखना है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 165, ये जो शब्द है आर्टिकल 165 में जो लिख रहा हूं ये आपके लिए नया हो सकता है, सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ साथियों के लिए नया हो सकता है। नया नहीं हो, नाम आपने भले ही सुना हो, लेकिन आपको मुख्यतः ये नहीं पता होगा कि करता क्या है। आर्टिकल 165 में जो जिक्र है ना साथियों, वो महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान है। किसके बारे में? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। आप राज्य महाधिवक्ता लिखें तो और बेहतर होगा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे राज्य महाधिवक्ता, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर राज्य महाधिवक्ता कौन होता है? चिंता मत करिए, हम पढ़ेंगे आर्टिकल 165। बहुत सारे साथी ऐसे भी हो सकते हैं वो कहेंगे कि सर आप ये कहते हैं हम पढ़ेंगे, आप यही बता दीजिए। सुन लीजिए दो शब्दों में राज्य महाधिवक्ता कौन होता है। एक सीधी सीधी शब्दों में एकदम सामान्य भाषा में आपको बताना चाहूं तो हमारे राजस्थान सरकार का जो वकील होता है, राजस्थान सरकार की तरफ से न्यायालयों में राजस्थान सरकार की पैरवी जो करता है वही होता है महाधिवक्ता। दूसरा, वकील नाम बोल दिया तो कानून की जानकारी होगी, कानून को कहा जाता है विधि। विधि, जिसको विधि का नॉलेज होगा वो विधि का ज्ञान बताएगा भी किसी को। यानी मैं कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार का जो विधि परामर्श प्रदान करने वाला जो व्यक्ति होता है, राजस्थान सरकार को विधि परामर्श देने वाला व्यक्ति महाधिवक्ता होता है। और राजस्थान सरकार का वकील भी कौन होगा भाई? महाधिवक्ता होगा। क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे नियुक्ति होती है, ये हम वहां जानेंगे जहां आर्टिकल 165 पढ़ेंगे। यहाँ इसकी आवश्यकता अभी नहीं है, यहाँ केवल इतना जानना है कि महाधिवक्ता होता क्या है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, हाँ एक मैं आपको बात बता दूं कि भाई आपको जितनी चीजें जहां जहां बता रहा हूं प्लीज उनसे संतुष्ट रह के आगे बढ़िएगा, साथ साथ चलने का प्रयास कीजिएगा। आगे चलने का प्रयास नहीं करना, ये मेरा वादा है आपसे कि जो जो चीजें पढ़ेंगे, जहां जहां पढ़ाने की आवश्यकता होगी आपको मेरे द्वारा अपने आप पढ़ा दी जाएंगी। पूरी जब राज्य व्यवस्था आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हम लोगों ने मिलकर, आपके सहयोग से हम लोगों ने मिलकर बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी राजस्थान राज्य व्यवस्था को पढ़ लिया है। लेकिन उसके लिए आपका सहयोग अनिवार्य है, तो प्लीज सहयोग करते रहें, है ना, कोऑपरेट करते रहें। मेरा निवेदन है आपसे, है ना, एक एक चीज को नोट डाउन करिए, समझने का प्रयास करिए, जितना करवा दिया जाए उतना याद करने का रेगुलर आपको प्रयास करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 166 में समझने का प्रयास करते हैं क्या है। आर्टिकल 166, अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 जो है ना, इसमें सरकार के कार्य एवं शक्तियों का संचालन आप कह सकते हैं। आर्टिकल 166 में क्या है? आर्टिकल 166 में राज्य सरकार जो है उनके कार्य संचालन के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है ना। राज्य सरकार कार्य संचालन, राज्य सरकार कार्य संचालन। अब कार्य संचालन कैसे, क्या, बहुत डिटेल में हम जब आर्टिकल 166 पे पहुंचेंगे, 66 पे पहुंचेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ केवल इतना समझिए, आर्टिकल 166 कहता है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के समस्त कार्यों का संचालन राज्यपाल के नाम से किया जाएगा। राज्यपाल क्या करेगा? मंत्रियों में कार्य आवंटन करेगा, ठीक है ना। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि राज्यपाल कार्यों का मुख्य संवैधानिक रूप से क्या होता है? संचालन करता होता है। मंत्री को कार्य आवंटन करता संवैधानिक रूप से राज्यपाल ही होता है, ये जानकारी देता है आर्टिकल 166। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 167, ये नोट डाउन करिएगा अभी जल्दी से, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से नोट डाउन करिएगा प्लीज। हाँ जी, कर लिया होगा आपने नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड को समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 167, अनुच्छेद 167 क्या है भाई? अगर इसको मैं एक संक्षिप्त शब्द में कहूं तो इसमें है मुख्यमंत्री के कर्तव्य। क्या है सर?
मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। कौन से कर्तव्य, किस प्रकार के कर्तव्य, ध्यान से समझें। वैसे तो एक बार फिर से मैं वही शब्द रिपीट करूंगा कि जब हम आर्टिकल 167 पे पहुंचेंगे तो वहां आपको बहुत डिटेल में बता दिया जाएगा कि अनुच्छेद 167 में किस प्रकार के कर्तव्य मुख्यमंत्री के होते हैं। लेकिन संक्षिप्त में आप समझना चाहें तो आप ये समझें कि मुख्यमंत्री द्वारा जितने भी विधिक कार्य किए जाते हैं, विधिक का मतलब राजस्थान जो सरकार है उससे संबंधित जो कार्य किए जाते हैं, उन समस्त कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देनी होती है। राज्यपाल मांगे तो जानकारी देनी होती है, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। बस इतना समझिए कि हमारे राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और संविधान राज्यपाल को अधिकार देता है कि मुख्यमंत्री द्वारा किए गए समस्त कार्यों की जानकारी राज्यपाल प्राप्त कर ले, और राज्यपाल को जो जानकारी देना है वो कर्तव्य है किसका, मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री जानकारी देने से मना नहीं करेगा क्योंकि मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहते हुए कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। ठीक है, और क्या है इन कर्तव्यों में डिटेल में पढ़ेंगे, आर्टिकल 166 पे पहुंचेंगे तब। यहां केवल संक्षिप्त में समझिए क्योंकि हम अनुच्छेद जो है उनका ब्यौरा समझने का प्रयास कर रहे हैं। आर्टिकल 167, आर्टिकल माफी चाहूंगा 67 रिपीट किया मैंने, आर्टिकल 168, 168 ध्यान रखना, 168 अकेला नहीं पढ़ना। आर्टिकल 168 से आपको याद रखना है आर्टिकल 212, अनुच्छेद 168 से 212 तक के अनुच्छेद आपको याद रखने हैं साथियों। आप कहेंगे सर इतने ज्यादा अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक? जी हाँ, ये जो अनुच्छेद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है राज्य विधान मंडल। क्या है इसमें? राज्य विधान मंडल। क्या जानकारी है साथियों? राज्य विधान मंडल के बारे में जानकारी है। आप कहेंगे सर राज्य विधान मंडल क्या होता है? सर राज्य विधान मंडल जिस तरीके से हमारे देश में संसद होती है, देश में संसद बोला जाता है, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से राज्य में विधान मंडल बोला जाता है और विधान मंडल के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से भाई? एक तो होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं साथियों, एक तो विधान सभा, आप नोट डाउन कर रहे हैं तो पूरा लिखिएगा, विधानसभा और विधान परिषद, समझ पाइए, है ना, इस बात को समझिएगा। विधानसभा व विधान परिषद, इन दोनों को ही क्या बोला जाता है भाई? विधानमंडल बोला जाता है। हालांकि विधानमंडल में राज्यपाल भी शामिल होता है। जिस तरीके से आपने समझा, जब संसद की हम बात करते हैं तो संसद के सदन जब पूछे जाते हैं तो संसद के सदन 2 होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा। लेकिन अगर संसद के अंग की बात करी जाती है तो संसद के अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। उसी तरीके से विधानसभा के यदि आपसे सदन पूछे जाएं तो 2 ही होते हैं। कौन से? विधानसभा व विधान परिषद। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विधानमंडल किस किस से मिलकर बनता है, विधानमंडल के अंग कितने होते हैं, तो आप अंग 3 कहेंगे। कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल। बहुत सारे साथियों का एक प्रश्न उठ रहा होगा दिमाग में कि सर आपने कहा कि विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा व विधान परिषद, तो क्या राजस्थान में विधान परिषद है? जी नहीं, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। जैसे मैंने कहा राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो आप में से बहुत सारे साथियों के दिमाग में तुरंत एक प्रश्न आया होगा कि सर विधान परिषद क्यों नहीं है? सर हर राज्य में होना जरूरी नहीं होता। आपका एक प्रश्न और आएगा तुरंत, सर क्यों जरूरी नहीं होता? और अगर जरूरी नहीं होता तो क्या भारत में किसी राज्य की विधान परिषद है? और अगर है तो विधान परिषद होने के क्या क्या प्रावधान है, कैसे विधान परिषद जो है वो गठन किया जाता है, कैसे उसको हटाया जा सकता है, इसकी जानकारी भी लेंगे। लेकिन विधान परिषद के टॉपिक पे आने पे यहाँ ज्यादा हम इसको खींचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ हम केवल अनुच्छेद की सामान्य जानकारी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 213 को समझने का प्रयास करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाना चाहूंगा, है ना। अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 एक ही अनुच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है भाई इसमें? राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश। आप कहेंगे सर राज्यपाल का अध्यादेश क्या होता है? देखिए सामान्य, अगर मैं एकदम सामान्य शब्दों में कहूं तो राज्यपाल को दिया गया वो अधिकार जो राज्यपाल को कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार देता है। आप कहेंगे सर राज्यपाल कैसे विधि बना सकता है? विधि तो राज्य में किसके द्वारा बनाई जाती है? विधानसभा द्वारा बनाई जाती है। विधि तो विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है, तो राज्यपाल कैसे विधि बना सकता है? जी हाँ, बिल्कुल राज्यपाल विधि नहीं बना सकता।
लेकिन कुछ विशेष प्रावधान है भारत के संविधान में। क्यों है, ध्यान से समझें। राज्यपाल को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। क्यों दिया गया, ध्यान से समझने का प्रयास करना है एक एक बिंदु को। आ जाइए समझने का प्रयास करते हैं। अगली स्लाइड पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं अध्यादेश क्या होता है। मैंने एक बार पहले भी कहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। प्लीज अगर आप नोट्स बना रहे हैं, जो चीजें प्रॉपर आपको लिखवा रहा हूं वो प्रॉपर नोट्स में लिखें। जो समझाने के लिए अलग से लिखवा रहा हूं वो अलग से लिखिए। नोट्स को आप प्लीज साथ में ऐड मत करिएगा सारी चीजें, कहीं बाद में आप इस बात के लिए ब्लेम करेंगे साथ में सर ने ये करवा दिया। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, राज्यपाल के अध्यादेश को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए ध्यान से सुनिए। होता क्या है ना कि भाई हमारी जो विधानसभा है या हमारा जो संसद है, आमतौर पे एक वर्ष में संसद के 3 सत्र बुलाए जाते हैं। आप कहेंगे सर 3 सत्र बुलाए जाते हैं, क्या ऐसा संविधान में उल्लेख है? जी नहीं, भारत के संविधान में ये कहीं उल्लेख नहीं है कि 3 सत्र बुलाए जाएंगे। क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, विधानसभा जब पढ़ेंगे तो डिटेल में बता दूंगा। बस इतना समझिए कि परंपरा है, अभी के लिए इतना समझिए कि परंपरा है कि 3 सत्र बुलाए जाते हैं। भारत का संविधान केवल 2 सत्रों की बात करता है और 2 सत्रों की बात भी नहीं करता। भारत का संविधान तो केवल ये कहता है कि भाई पहला सत्र, पहले सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 महीने के अंदर कम से कम एक बैठक आयोजित करवाई जानी चाहिए विधानसभा की या विधानमंडल की, और 6 महीने में एक बैठक हुई तो दैट मीन एक साल में 2 बैठकें अनिवार्य हैं। भारत का संविधान केवल इतना कहता है। लेकिन परंपरागत तरीके से परंपरा है कि 3 सत्र बुलाए जाते हैं। परंपराएं क्या होती हैं? परंपराएं वो चीजें होती हैं सर जिनका उल्लेख नहीं होता कहीं भी, लेकिन फिर भी उनको एक मान्यता के तौर पे मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे परंपरा का मैं उदाहरण देना चाहूं आपको, तो हमारे भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई व्यक्ति केवल एक बार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन आप पाएंगे, आप देखेंगे, आप जो राष्ट्रपति जब जब महामहिम हमारे देश के बने हैं, आप उनके कार्यकाल की सूची देखेंगे तो आप पाएंगे कि राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इसके बाद किसी भी राष्ट्रपति ने दोबारा एक बार राष्ट्रपति रहने के बाद दोबारा राष्ट्रपति के लिए नामांकन नहीं किया। हालांकि भारत का संविधान रोकता नहीं है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जितने बार चाहे लड़ सकता है। अगर जीत जाएगा तो राष्ट्रपति भी रहेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अमेरिका की तुलना की जाए तो अमेरिका में ये प्रावधान है कि अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार चुनाव लड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, जीत गया या हार गया, तीसरी बार वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। फिर भी इतने बड़े संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए परंपरा एक निभाई जाती है कि कोई भी व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति रहने के बाद दोबारा राष्ट्रपति के लिए नामांकन ही नहीं करता। नियम नहीं है, संविधान में प्रावधान भी नहीं है। चुनाव लड़ेगा नहीं कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति रहने के बाद, ऐसी बाध्यता भी नहीं है। लेकिन ये परंपरा बना ली गई है कि दूसरी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन नहीं करता। उसी तरीके से भारत के संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन परंपरा बनाई हुई है कि 3 सत्र बुलाए जाते हैं। आमतौर पे सत्र कब बुलाया जाएगा ऐसा भी उल्लेख नहीं है। सत्र बुलाता है राज्यपाल, और सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को जो परामर्श देते हैं, सत्र बुलाने का जो कहती है वो कहती है राज्य सरकार या मंत्री परिषद कहती है। कब कब सत्र बुलाए जाते हैं सर? सत्र बुलाया जाता है, पहला सत्र फरवरी में, आमतौर पे फरवरी में बुलाया जाता है। पहला सत्र फरवरी में बुलाया जाता है विधानसभा का, और फरवरी से लेकर 3 महीने चलता है। ये माफी चाहूंगा 4 महीने चलता है ना, 4 महीने। पहला सत्र 4 महीने का रहता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। कितने महीने का? 4 महीने का। और चूंकि पहला सत्र जो होता है, इस सत्र में बजट पेश किया जाता है, इसलिए सत्र का नाम ही रख दिया बजट सत्र। क्या नाम रख दिया? बजट सत्र के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से समझना है आपको। पहला सत्र जो है वो बजट सत्र ही क्यों होता है इसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन ये एक विधानसभा से संबंधित टॉपिक है, इसलिए विधानसभा में और डिटेल में जानकारी दूंगा मैं आपको। यहाँ केवल ये समझाने का प्रयास करूं राज्यपाल का अध्यादेश होता क्या है। पहला सत्र कौन सा हुआ सर? विधानसभा का पहला सत्र हुआ बजट सत्र। कितने महीने का हुआ? 4 महीने का। कब से शुरू हुआ? फरवरी से। कब तक चला? मई तक। बजट पेश होता है इसलिए नाम क्या? बजट सत्र। ठीक है ना। और मई के बाद आमतौर पे 1 माह क्या आ जाता है? अवकाश आ जाता है। सत्र 1 महीने के लिए जो विधानसभा है वो सत्र में नहीं रहती। 1 माह का क्या आ जाता है भाई? अवकाश आ जाता है। दूसरा जो सत्र बुलाया जाता है साथियों, आमतौर पे राज्यपाल द्वारा जो दूसरा सत्र बुलाया जाता है वो 3 महीने का होता है। कितने महीने का? 3 महीने का। देखिए फरवरी में सत्र बुलाया,
मई तक चला, 1 महीने का अवकाश आया यानी जून का अवकाश आया, दूसरा सत्र बुलाया जाता है जुलाई में, आमतौर पे जुलाई में। मैंने कहा सत्र कब बुलाया जाएगा, इसका भी उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। सत्र बुलाना राज्यपाल का अधिकार है, और राज्यपाल सत्र किसके कहने पे बुलाता है भाई, जो राज्य का मंत्री परिषद होता है उसके कहने पे राज्यपाल सत्र बुलाता है। ध्यान से समझें, जुलाई से सितंबर तक दूसरा सत्र रहता है, जुलाई अगस्त सितंबर, कितने महीने का, 3 महीने का। और आपको पता है जुलाई में भारत में प्रचंड गर्मियां होती हैं, प्रचंड गर्मी होती है, और जुलाई के महीने में, जून जुलाई के महीने भारत में मानसून भी प्रवेश करता है, इसलिए इस सत्र को 2 नामों से जाना जाता है। इस सत्र को एक तो मानसून सत्र भी कहा जाता है, कौन सा, मानसून सत्र, ठीक है ना। और इसी सत्र को गर्मियां होने के कारण, गर्मियों का मौसम होने के कारण इसे ही कहा जाता है ग्रीष्मकालीन सत्र। कौन सा, मानसून सत्र या फिर कौन सा सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र। ध्यान से समझना, ग्रीष्मकालीन सत्र कितने महीने का हुआ सर, 3 महीने का। कब से शुरू हुआ, जुलाई से, कब तक चला, सितंबर तक। फिर 1 महीने का क्या आ जाता है, अवकाश आ जाता है, फिर 1 महीने का अवकाश आ जाता है। कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई, आपके सर बिल्कुल क्लियर हुई। अब आप देखें, अगर सितंबर तक सत्र चला और 1 महीने का अवकाश आया, तो कौन से महीने का अवकाश आ गया सर, आप कहेंगे सर अक्टूबर का अवकाश आ गया। तो फिर रहा कौन सा, आगे महीना कौन सा आया, अक्टूबर के बाद, सितंबर के बाद अक्टूबर का अवकाश आया, तो अक्टूबर के बाद कौन सा महीना हुआ सर, नवंबर या दिसंबर। तीसरा सत्र सामान्यतः कितने महीने का होता है, 2 महीने का होता है, ठीक है। अक्टूबर महीने का अवकाश और फिर 2 महीने का क्या भाई, सत्र। कब से कब से, कब से लेकर कब तक, नवंबर से दिसंबर, 2 महीने का सत्र होता है। और आपको पता है अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के शुरू में भारत में शीत ऋतु का आगमन होता है, यानी सर्दियां जो हैं वो बढ़नी धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं, इसलिए सत्र का नाम है शीतकालीन सत्र। कौन सा सत्र, शीतकालीन सत्र। कहानी क्लियर है ना, आपके सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और शीतकालीन सत्र के बाद सामान्यतः फिर 1 महीने सत्र नहीं होता, 1 माह का फिर क्या आ जाता है भाई, 1 माह का फिर आ जाता है अवकाश। कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई। अब ध्यान से आपने अगर समझने का प्रयास किया है, तो मैंने फरवरी से लेकर जनवरी तक के सारे महीनों की बात आपको बता दी। देखिए ध्यान से, मैंने कहा संसद टोटल कितने महीने काम करती है सर, टोटल संसद काम करती है 4 महीने बजट सत्र में, 3 महीने ग्रीष्मकालीन या मानसून सत्र में, 2 महीने शीतकालीन सत्र में। टोटल कितने माह काम किया संसद ने, टोटल कार्य किया 9 माह। संसद नहीं, माफी चाहूंगा, संसद में गलत बोल पा रहा हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। विधानसभा ने कितने महीने काम किया, 9 महीने काम किया, ठीक है। अवकाश कितने महीने का आया सर, 1, ये हुआ, 1 यहां अवकाश आया और 1 अवकाश यहां आया, यानी टोटल अवकाश कितने महीने का हुआ, 3 महीने का। यानी हमने ये समझा कि हमारी जो विधानसभा है वो 12 महीने में से 3 महीने सत्र में नहीं होती और 9 महीने सत्र में काम करती है। अब एक बात बताएं, कानून बनाने की सामान्य जो शक्ति है, सामान्यतः शक्ति कानून बनाने की जो दी गई है वो विधानसभा को दी गई है ना। विधानसभा को कह लीजिए, जिन राज्यों में केवल 1 सदन होता है उनमें विधानसभा, जिन राज्यों में दोनों सदन होते हैं उनमें विधानसभा व विधान परिषद। 1 सदन और 2 सदन जो है, इसका क्या सिस्टम रहता है, क्यों 1 सदन होता है, क्यों दोनों सदन हो सकते हैं, ये विधानसभा के टॉपिक में आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल के इतना समझिए कि हमारे जो विधानसभा है, विधानमंडल है, वो 9 महीने कार्य करते हैं, 3 महीने कार्य नहीं करते। अब इन 3 महीनों में जो विधानमंडल सत्र में है ही नहीं, अचानक अगर कोई ऐसी नौबत आ जाए, अचानक अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि कानून बनाना पड़े, तो अचानक से विधानसभा सत्र में तो लौटेगी नहीं, अचानक से विधानसभा सत्र में नहीं लौटती या नहीं लौट सकती। तो इसके विकल्प के रूप में भारत के संविधान की व्यवस्था की है कि जब किसी भी राज्य के, राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, जैसे हमारे राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं है, उस दौरान यदि अचानक कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो राज्यपाल को भारत के संविधान का अनुच्छेद 213, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को यह अधिकार देता है, यदि विधानसभा सत्र में ना हो, उस दौरान अचानक से कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो राज्यपाल एक आदेश जारी कर क्या कर दे, कानून बना दे। सामान्यतः वो कानून हमेशा हमेशा के लिए नहीं बनता, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अधिकार लोगों द्वारा, जनता द्वारा चुने हुए लोगों को होना चाहिए। राज्यपाल चुना हुआ नहीं होता, राज्यपाल नियुक्त होता है, राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नियुक्त किया हुआ व्यक्ति होता है। इसलिए ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी राज्य
कि जो सरकार है उस सरकार को कमजोर करने के लिए राज्यपाल क्या करे, अध्यादेश जारी कर दे। और राज्यपाल एक गलत फायदा उठा ले अध्यादेश का, यानी केंद्र के प्रतिनिधि होने के नाते राज्यपाल क्या कर दे, गलत फायदा उठा ले, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है कि हाँ, जब विधानसभा सत्र में नहीं है तब राज्यपाल आदेश देकर कानून बना सकता है, लेकिन वो कानून तब तक वैलिड रहेगा जब तक विधानसभा सत्र में नहीं लौटती या विधानमंडल सत्र में नहीं लौटता। जैसे विधानमंडल सत्र में लौटता है तो उस कानून के ऊपर विधानसभा को क्या करना होगा, मंथन करना होगा, विचार करना होगा। अगर विधानसभा या मैं कह दूं विधानमंडल उस कानून को स्वीकृति देते हैं तो ही वो कानून आगे लागू रहेगा, भविष्य के लिए लागू रहेगा, अन्यथा वो कानून क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि राज्यपाल एक केंद्र का प्रतिनिधि होता है और राज्यपाल किसी भी राज्य की शक्ति को दुरुपयोग से प्रयोग ना कर सके, दुरुपयोग ना कर सके। कहानी क्लियर हुई? ये हुआ राज्यपाल का अध्यादेश और मैं उम्मीद करता हूं कि राज्यपाल का अध्यादेश आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा। आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं साथियों। आगे आर्टिकल कौन सा है? आगे है आर्टिकल कौन सा भाई? आर्टिकल 214। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 214। कहानी क्लियर हुई? 214 से लेकर आप अगर चलेंगे कहां तक भाई? अनुच्छेद 232 तक। अनुच्छेद 232 तक। तो अनुच्छेद 232 तक जो जानकारी है साथियों वो हाई कोर्ट के बारे में जानकारी है। हाई कोर्ट को हम हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय। क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बारे में जो जानकारियां हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो कैसे नियुक्त होते हैं, सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है, उनकी योग्यता क्या होती है, न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है, संविधान में न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान है या नहीं, हाई कोर्ट के पास जो रिट है उसकी सुनवाई करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, हाई कोर्ट के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, कितने समय तक जो जजेस हैं वो कार्य करते रहते हैं, सारे जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। कहानी क्लियर हुई? और अब बचा अंतिम पोर्शन इस अनुच्छेद, इस भाग का। कौन सा अनुच्छेद भाई? अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 233 से 237। अनुच्छेद 233 टू 237। इसमें क्या है भाई? अधीनस्थ न्यायालय। कौन से न्यायालय? अधीनस्थ न्यायालय। ध्यान से समझना आप इस बात को कि भाई हाई कोर्ट को छोड़कर हाई कोर्ट से निचली जितनी भी अदालतें होती हैं, चाहे आप मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात कर लें, मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात मतलब सबसे निचली अदालत होती है ना, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर लें, अतिरिक्त जिला न्यायालय की बात कर लें, चाहे आप अन्य किसी भी न्यायालय की बात कर लें जो हाई कोर्ट से नीचे है ना, हाई कोर्ट से निम्न स्थल जो न्यायालय है, सारे के सारे राज्य के, राजस्थान के सारे न्यायालय कौन से न्यायालयों में आएंगे? अधीनस्थ न्यायालय में आएंगे। इनके बारे में जानकारी कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 233 से 237 में इसकी जानकारी दी गई है। आशा करता हूं कि भाग 6 की जो मैंने एक एक अनुच्छेद की बहुत संक्षिप्त व्याख्या करने की प्रयास मैंने जो कोशिश की है वो आपको बहुत बेहतरीन से समझ आया होगा। 1 मिनट के लिए रिपीट कर रहा हूं, फिर आगे के बिंदु पे चर्चा करूंगा। मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा था अध्याय, कौन से अध्याय में क्या है उसके ऊपर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। अगर किसी साथी को कोई प्रॉब्लम हो गई हो या समझ में ना आया हो तो एक बार समझने का दोबारा से प्रयास करते हैं। जल्दी से 2 मिनट का समय लेते हुए रिपीट करता हूं, ध्यान से सुने। क्या पढ़ना शुरू किया भाई? हमने पढ़ना शुरू किया साथियों भाग 6। भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। भाग 6 जो है इसमें राज्य सरकार के बारे में जानकारी है। ये हमने ऊपर लिखा हुआ था, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर की तरफ मैंने मूव किया इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। 1 मिनट, हाँ ये अब दिखाई दे रहा है आपको। राज्य सरकार, ठीक है। राज्य सरकार कौन से भाग में? 6 में, अनुच्छेद 152 से 237। और भाग 6 जो है इसमें अध्यायों की संख्या कितनी है? 5 है। फिर उसके बाद हमने एक एक अनुच्छेद को पढ़ना शुरू किया। अनुच्छेद 152 में पढ़ा राज्य की परिभाषा। इस राज्य की परिभाषा में पहले जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक हमने राज्यपाल को पढ़ने का प्रयास किया। राज्यपाल आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक है। जो राज्य का मंत्री परिषद है उसका जिक्र आर्टिकल 163 में है।
राज्य का जो मुख्यमंत्री है वह जो मंत्री परिषद उसकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान आर्टिकल 164 में है। महाधिवक्ता या जो सरकार का वकील होता है, राजस्थान सरकार का जो वकील होता है, राज्य का जो वकील होता है, राज्य सरकार को विधि परामर्श देने वाले व्यक्ति, महाधिवक्ता का जिक्र आर्टिकल 165 में है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सरकार का जो कार्य संचालन है उसके बारे में जानकारी आर्टिकल 166 में दी गई। इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे अनुच्छेद 166 में, ठीक है। उसके बाद हमने समझने का प्रयास किया आर्टिकल 167 को। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो राज्यपाल को क्या करे, राज्यपाल को मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराएं, विधिक जानकारी प्रदान करे। आर्टिकल 168 से 212 में राज्य विधानमंडल होता है। जिस प्रकार देश में संसद है, राज्य में विधानमंडल होती है। संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से भाई, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा। उसी तरीके से राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से, विधानसभा व विधान परिषद। आर्टिकल 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। अध्यादेश का मतलब राज्यपाल का कानून बनाने का अधिकार। राज्यपाल आमतौर पे कानून तभी बनाता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो, क्योंकि भारत के संविधान ने इसलिए प्रावधान किया है अचानक से यदि कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए और विधानमंडल सत्र में ना हो, काम ना कर रहा हो, तब राज्यपाल कानून बना दे उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी है। आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक किसके बारे में जानकारी है, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जानकारी दी गई है। ये तो हुआ एक संक्षिप्त हमने वर्गीकरण किया किसका, भाग 5 का। अब मैं भाग 5 की उस कहानी पे बात करना चाहूंगा जो मैंने कहा कि सीईटी में यहां से प्रश्न पूछा गया। प्लीज आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो यहीं से ऐड करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। भाग 5 से ही ऐड करने का प्रयास कीजिएगा और अगर आपके पास जगह नहीं है तो अलग से नोट करिएगा, है ना। मैं अगली स्लाइड पे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। भाग 5 का मतलब, माफी चाहूंगा, भाग 5 गलत बोल रहा हूं मैं, क्षमा प्रार्थी हूं। भाग 5 का मतलब मैं बोलूं भाग 6 का अध्याय जो 5 है इनके ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है ना। भाग 6 में जो अध्याय हैं, कौन से अध्याय में क्या है उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। भाग 6 जो पढ़ रहे हैं उसी का अध्याय 1 क्या है उसमें ध्यान से समझें। आप अलग से लिखना चाहें तो अलग से लिखें, अगर आपके पास अध्याय जो हमने लिखा हुआ है वहां जगह है तो वहां लिख लीजिएगा। अध्याय 1 जो है ना साथियों, भाग 6 का, ये भाग 6 की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा। भाग 6 के जो 5 अध्याय हैं उनकी बात कर रहा हूं, समझ पा रहे हैं ना। भाग 6 के जो अध्याय हैं उनकी बात कर रहा हूं। अध्याय 1 जो है वो अनुच्छेद कवर करता है केवल एक अनुच्छेद है इसमें। कौन सा अनुच्छेद भाई, अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 में क्या है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, एक बार नोट कर दे रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए आप। राज्य की परिभाषा, जो भाग 6 है इसमें 5 अध्याय, पहला अध्याय अनुच्छेद 152 को ही कवर करता है, राज्य की परिभाषा है। अध्याय नंबर 2, अध्याय 2 में क्या है सर, अध्याय 2 अनुच्छेद 153 से शुरू हो जाता है। अनुच्छेद 153 से शुरू हो जाता है और 53 से लेकर ये चलता है अनुच्छेद 167 तक, यानी राज्यपाल से शुरू होता है और मुख्यमंत्री के कर्तव्य तक जाता है। यानी ये अध्याय 2 जो है वो मुख्यमंत्री के बारे में भी बात करता है ना, इसके साथ राज्यपाल के बारे में भी बात करता है और राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री परिषद के बारे में भी जानकारी देता है। और राज्यपाल की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, मंत्री परिषद की बात करें, यानी हम संक्षिप्त रूप से कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है अभी आपको 2 मिनट बाद समझ में आएगा, मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आप केवल इतना याद रखें कि कार्यपालिका का जिक्र एक बार के लिए याद रखें। कार्यपालिका का जिक्र जो है, उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में है, अनुच्छेद 153 से 167 तक है, ठीक है ना। अध्याय 3 में क्या है ध्यान से समझें। अध्याय 3 जो है ना साथियों, ये अनुच्छेद 168 से शुरू होता है और ये तो मैंने बता ही दिया था आपको बहुत डिटेल में। अनुच्छेद 168 से लेके अनुच्छेद 212 तक जो जानकारी है किसके बारे में है, राज्य विधानमंडल के बारे में जानकारी है। किसके बारे में, विधानमंडल, यानी विधानसभा व विधान परिषद के बारे में जानकारी कौन सा अध्याय देता है, अध्याय 3 हमें जानकारी देता है, ठीक है। 3 अध्याय हुए, चौथा अध्याय लिखें, अध्याय नंबर 4 नंबर अध्याय में क्या है ध्यान से समझने का प्रयास आपको करना है। अध्याय एक टुकड़ों में, अध्याय 4 नंबर जो अध्याय है इसमें केवल एक ही आर्टिकल है, कौन सा भाई, अनुच्छेद 213। क्या है अभी मैंने बताया था आपको, राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल
का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश, इसके बारे में जानकारी दी गई है। कौन से आर्टिकल में भाई, कौन से अध्याय में, माफी चाहूंगा, अध्याय 4 में। अध्याय 5 में क्या है, अंतिम अध्याय है भाई भाग 6 का। अध्याय 5, अध्याय 5 में क्या है, ध्यान से समझें। अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से शुरू हो जाता है, अनुच्छेद 214 से शुरू होता है अध्याय 5 और ये चलता है 237 तक। आप कहेंगे सर हमने पढ़ा है अनुच्छेद 214 से 237 तक दो चीजें हैं, कौन कौन सी, एक तो उच्च न्यायालय, कौन सा, उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के बाद क्या है सर, उच्च न्यायालय के साथ साथ यहाँ एक है अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। इन दोनों के बारे में जानकारी कौन से अध्याय में है, अध्याय 5 में है। ये सामान्य जानकारी कंप्लीट हुई भाग 6 के बारे में। भाग 6 के बारे में मैंने दो चीजें आपको बताई। पहला आपको मैंने भाग 6 के सभी अनुच्छेद बताए, ये भी बताया कि राज्य सरकार के बारे में प्रावधान है, और अनुच्छेदों के बाद मैंने अध्याय 6 के भाग 6 के अध्याय जो हैं 5 वो बताने का प्रयास किया है, ठीक है ना। भाग 6 के 5वां अध्याय आप नोट डाउन करें, एक स्लाइड पे आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट का समय ले रहा हूँ, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। ये लीजिए, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये लो, जल्दी से नोट डाउन करो इसको जल्दी से लिखो। चलो हो गया, आ जाओ। अब आ जाते हैं राज्य सरकार पे। हेडिंग डालें सारे साथी, अलग से अलग पेज पे हेडिंग डालेंगे राज्य सरकार, अलग पेज पे हेडिंग डालेंगे राज्य सरकार। और हेडिंग डालते समय ध्यान रखेंगे एक हम डायग्राम बनाने वाले हैं पूरा का पूरा, इसलिए प्लीज अगर आप हेडिंग डाल रहे हैं राज्य सरकार की तो अपना जो कॉपी का या नोटबुक का जो पेज है वो लैंडस्केप मोड में रखें। लैंडस्केप मतलब समझ पा रहे हैं ना, है ना, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से नहीं बनाने का प्रयास करना, डायग्राम आ नहीं पाएगा। इस तरीके से अपना जो है पेज जो है उसके ऊपर हेडिंग लगाएं राज्य सरकार, ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो राज्य सरकार की अगर बात करेंगे ना साथियों, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार की भांति ही है। अपने सर केंद्र सरकार की भांति ही है मतलब, यानी जिस प्रकार से केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार अलग अलग 3 भागों में बंटी रहती है, उसी तरीके से राज्य सरकार भी अलग अलग 3 भागों में बंटी रहती है, ठीक है ना। राज्य सरकार को मुख्यतः 3 अलग अलग अंगों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से अंगों में बांटा जा सकता है सर, ध्यान से सुनिए। राज्य सरकार का जो पहला अंग होता है ना साथियों, वो कहलाता है विधायिका। यहां से मैं प्रॉपर राज्य सरकार शुरू कर रहा हूँ, राजस्थान राज्य व्यवस्था शुरू कर रहा हूँ, एक एक चीज को नोट डाउन करें। पहला जो होता है ना साथियों, वो कौन सा होता है, विधायिका होता है, विधायिका। और इस विधायिका को कभी कभी हम व्यवस्थापिका नाम से भी पढ़ते हैं। किस नाम से पढ़ते हैं, व्यवस्थापिका नाम से भी पढ़ते हैं, विधायिका, या फिर इसे हम कह दीजिए, कह सकते हैं व्यवस्थापिका, ठीक है ना। ध्यान से समझें, पहले आप नाम नोट करें, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे होता क्या है। दूसरा जो होता है वो होता है कार्यपालिका। कौन सा होता है साथियों, दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। कौन सा होता है, तीसरा होता है न्यायपालिका। ध्यान से समझना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखें, आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि विधायिका जो शब्द है ये विधि से बना है। किससे बना है, विधि से, और विधि का मतलब होता है कानून। विधायिका यानी कानून बनाने वाला सदन, यानी ऐसी कोई संस्था, है ना, ऐसे लोग जो विधि बनाने का काम करते हैं, उनसे मिलकर जो बनने वाला सदन होता है उसे हम विधायिका कहते हैं। व्यवस्थापिका आपको सामने नजर आ रहा है, एक शब्द से बना हुआ है, व्यवस्था से, और व्यवस्था का मतलब भी कानूनी होता है। यानी राजस्थान में किसी भी राज्य में जो सरकार का अंग व्यवस्था बनाने का या फिर विधि बनाने का काम करता है उसे हम कहते हैं व्यवस्थापिका। क्या कहते हैं सर, व्यवस्थापिका कहते हैं। कहानी क्लियर हुई या नहीं, यानी व्यवस्थापिका में हम शामिल कर सकते हैं किसको, विधानमंडल को। किसको शामिल करते हैं सर, हम व्यवस्थापिका में शामिल करते हैं विधान मंडल को। कहानी क्लियर हुई। और विधानमंडल जो होता है ना सर, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं,
कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। आप कहेंगे सर 2 सदन कौन कौन से होते हैं? विधानमंडल क्या, एक सदन होता है विधानसभा। एक सदन कौन सा होता है? विधानसभा होता है। कहानी क्लियर है? और विधानसभा के साथ साथ दूसरा जो सदन होता है वो होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। विधानसभा व विधान परिषद, ध्यान से समझने का प्रयास करना है। अब बहुत सारे साथियों के दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर अगर विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा व विधान परिषद, तो फिर राजस्थान में हमने क्यों नहीं सुना कि कभी विधान परिषद था या है? ध्यान से समझने का प्रयास करना है। विधानमंडल के 2 सदन निश्चित तौर पे होते हैं, विधानसभा व विधान परिषद, लेकिन हर राज्य के विधान परिषद या विधानमंडल दोनों सदन हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? आपके दिमाग में निश्चित तौर पे प्रश्न आएगा। तो साथियों इसलिए जरूरी नहीं है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, है ना। मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं और प्रश्न का जवाब आप सोचेंगे, तब तक मैं आपको आगे नोट डाउन करवा दूंगा। फिर मैं आप पे दोबारा आऊंगा, आपसे जो प्रश्न पूछूंगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि माता पिता हो और संतान ना हो? मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, माता पिता तो हो लेकिन संतान ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? इससे उल्टा करता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि माता पिता ना हो लेकिन संतान हो? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, माता पिता ना हो लेकिन संतान हो। कैसा हो सकता है? आप सोचें, 2 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आप तब तक जवाब सोचिए, फिर दोबारा आऊंगा आपके पास इसी प्रश्न को दोहराने। देखिए ध्यान से समझना है, अगर विधानसभा की बात करें ना, तो विधानसभा सभी राज्यों की होती है। किसके? सभी राज्यों की विधानसभा है। भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों की विधानसभा होती है, और सभी राज्यों के साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। सभी राज्यों के साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनके विधानसभा है ना। 2 संघ शासित प्रदेश भी हैं जिनके विधानसभा है। समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे सर संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जिनके विधानसभा है? साथियों 2 संघ शासित प्रदेश हैं जिनके विधानसभा है वर्तमान की अगर बात करूं। एक तो है दिल्ली। कौन सा सर? दिल्ली। दिल्ली। और एक है पांडिचेरी। क्या है भाई? एक तो है दिल्ली, एक है पांडिचेरी। ध्यान से समझना, वैसे तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर के भी विधान परिषद है, माफी चाहूंगा विधानसभा है। जम्मू कश्मीर भी विधानसभा सहित संघ शासित प्रदेश है। लेकिन जम्मू कश्मीर पे एक बार चर्चा नहीं करूंगा, जम्मू कश्मीर के बारे में आपको नोट डाउन करवाऊंगा, जहां विधानसभा पढ़ाने वाला हूं वहां नोट डाउन करवाऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। फिलहाल के लिए आप 2 को याद रखिए, मैंने बता दिया, ताकि आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं खुद से पढ़कर। लेकिन एक बार यहाँ दिल्ली व पांडिचेरी की बात करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि सर विधानसभा सभी राज्यों की होती है, सभी राज्यों के साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों के भी विधानसभा है। पहला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, दूसरा पांडिचेरी है। तो आपके दिमाग में निश्चित तौर पर एक प्रश्न आएगा कि सर आप हमें ये बताइए, अगर पांडिचेरी की विधानसभा है तो पांडिचेरी को विधानसभा कब आवंटित की गई? दिल्ली की विधानसभा है तो दिल्ली को विधानसभा कब आवंटित की गई? कहने से थोड़ी ना हो जाता है। मैंने कहा विधानसभा है, आपने कहा ठीक है सर मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो होगा ना, जिस प्रावधान के माध्यम से, जिस नियम के माध्यम से, कायदे कानून के माध्यम से दोनों क्षेत्रों को विधानसभा आवंटित की गई होगी। बिल्कुल है। ध्यान से समझें, यदि आपसे पूछा जाए कि दिल्ली जो है इसको विधानसभा कब आवंटित की गई, तो आप कहेंगे सर 69वां संविधान संशोधन। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1992, 1992। ध्यान रखना, 69वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से दिल्ली को क्या किया गया भाई? दिल्ली को विधानसभा आवंटित की गई। दिल्ली को विधानसभा का क्या हुआ? दिल्ली को विधानसभा का आवंटन हुआ। कहानी क्लियर है या नहीं?
दिल्ली को विधानसभा आवंटन कब किया गया? 69वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। आप कहेंगे ठीक है सर, पांडिचेरी को विधानसभा कब आवंटित की गई? पांडिचेरी को विधानसभा आवंटित की गई दोस्तों 14वें संविधान संशोधन। कौन सा? 14वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन साथियों? 14वां संविधान संशोधन 1963। 14वां संविधान संशोधन 1963। ब्रैकेट में दोबारा से वही रिपीट करना है, विधानसभा आवंटन। पांडिचेरी को विधानसभा आवंटन कब किया गया? पांडिचेरी को विधानसभा आवंटन किया गया 14वें संविधान संशोधन 1963 के माध्यम से। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, जम्मू कश्मीर भी विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहां मैं जम्मू कश्मीर के बारे में जानबूझकर चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि मुझे फिर थोड़ी सी चीजों को लंबा खींचना पड़ेगा। लेकिन मैं राज्य सरकार शुरू करके पहले राज्यपाल पे आना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि राज्यों की विधानसभा के बारे में जानकारी या जम्मू कश्मीर की विधानसभा के बारे में जानकारी वही दी जाए जहां हम विधानसभा पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेशों का ही जिक्र किया है, जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं किया। आप अगर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ 3 राज्य यानी तीसरे राज्य जम्मू कश्मीर का नाम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा के बारे में अतिरिक्त जानकारी हम तब पढ़ेंगे जब राजस्थान की विधानसभा की बात करेंगे। कहानी क्लियर हुई आपके? सर ठीक, कहानी क्लियर हुई। अब आता हूं उस प्रश्न पे। आपने सोचा होगा, आपने सोच लिया होगा, आपने सोचा ये होगा कि सर हमने सोचा कि माता पिता हो और संतान ना हो, ऐसा तो हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं दुनिया में, हमारे आसपास, हमारे देश में, हमारे राज्य में, जो दंपति तो हैं लेकिन उनके संतान नहीं हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन सर ये मजाक हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा तो हो लेकिन माता पिता कभी हो ही ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर बच्चा है, इस दुनिया में किसी इंसान ने जन्म लिया है तो उनको जन्म देने वाला कोई होगा ही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चा तो है लेकिन माता पिता ना हो। बिल्कुल, मैं भी यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपका जो सवाल आपके दिमाग में आया कि सर ऐसा क्यों कि विधानसभा विधान परिषद दोनों नहीं होते, और उससे अगला जो सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि सर जहां जहां विधानसभा विधान परिषद दोनों नहीं है वहां अकेला विधानसभा ही है, यानी राजस्थान में अकेला विधानसभा ही क्यों है? तो ध्यान से समझना साथियों, मेरे सवाल को ध्यान से समझ लिया होगा आपने। अब इस जवाब को समझिए। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। एक तो विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, और विधानसभा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। विधानसभा सभी राज्यों में है। कहानी क्लियर हुई? सभी राज्यों के साथ साथ 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी। जम्मू की बात बाद में करेंगे, दिल्ली पांडिचेरी की बात हमने कर ली। लेकिन विधान परिषद किसी भी राज्य में होना या ना होना उस राज्य की विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है। यदि किसी राज्य द्वारा या किसी राज्य की विधानसभा द्वारा यह संकल्प पारित किया जाता है कि उसे विधान परिषद की आवश्यकता है, यह संकल्प पारित किया जाता है कि उसे विधान परिषद की आवश्यकता है, उस संकल्प को भारत की संसद द्वारा अनुमति दे दी जाती है कि हाँ हम आपको विधानसभा आवंटित करते हैं, तो ही विधान परिषद गठित होगा, अन्यथा विधान परिषद गठित नहीं होगा। क्या समझे? संक्षिप्त में समझे ये कि विधान परिषद को जन्म देने वाला होता है विधानसभा। विधान परिषद को जन्म ही कौन देता है? विधानसभा। यानी जिन राज्यों में दोनों सदन हैं वहां, इसका मतलब ये हुआ कि उस राज्य की विधानसभा ने डिमांड की होगी, मांग की होगी, किसकी भाई? विधान परिषद की, इसलिए वहां विधान परिषद गठित हो गया। लेकिन जिन राज्यों में केवल एक सदन है वहां विधान परिषद कभी नहीं हो सकता, अकेला विधान परिषद कभी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि विधान परिषद का होना ही किस पे निर्भर करता है? विधान सभा के ऊपर निर्भर करता है। अकेला होगा तो विधानसभा ही होगा, और दोनों होंगे तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगे। विधान परिषद का होना उस राज्य की विधानसभा पर निर्भर करता है, क्योंकि विधान परिषद की मांग ही कौन करता है? विधानसभा द्वारा की जाती है। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न आ सकता है कि सर क्या भारत के किसी राज्य ने विधान परिषद की मांग की हुई है, या फिर क्या भारत के किसी राज्य में विधान परिषद है?
जी हाँ, ये आपका प्रश्न लॉजिकल है और इसका मैं जवाब देना भी चाहूंगा। विधान परिषद की अगर बात करें साथियों, तो विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है भाई? 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई? 6 राज्य कौन कौन से सर? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ऐसे याद रखिए आप। देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे आपके मित्र हो सकते हैं ऐसे जो पढ़ते पढ़ते हैं नहीं, और आप अगर पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि चलिए कहीं घूमने चलते हैं, तो आपने कहा नहीं मैं पढ़ रहा हूं, तो उनका जवाब होता है अरे क्या यार सारा दिन पढ़ता रहता है ना, तो भी तो कभी मजे कर ले, तो भी तो कभी किताबें छोड़ दिया कर। ऐसा होता है ना, बहुत सारे दोस्त होते हैं। जैसे मैंने लिखा, तू भी मजा कर, लिख लेगा ना? बिल्कुल लिख लेगा ना? हाँ दीपक, लिख लेगा। तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। ऐसे दोस्त हो सकते हैं ऐसा बोलने वाले। 1 मिनट का समय दीजिएगा प्लीज, 1 मिनट का प्लीज। हाँ जी, तू भी मजा कर। देखो, टी से आपको याद रखना तेलंगाना, अलग से लिख देता हूं, अलग से किसी कलर से लिख लेते हैं। टी से तेलंगाना, क्या करना है आपको? टी से तेलंगाना। यू से हो जाएगा सर यूपी। यू से क्या हो जाएगा? यूपी, जानते हैं आप। बी से बिहार, बी से बिहार, ठीक है। आई से इंद्र प्रदेश, तो हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है सर? आंध्र प्रदेश, आंध्रा, ठीक है। एम से महाराष्ट्र, एम से महाराष्ट्र। कहानी क्लियर है? जे और ए को छोड़िए एक बार, के ए आर से कर्नाटक, के आर से कर्नाटक। कितने स्टेट हुए सर? नंबर 1 हुआ तेलंगाना, नंबर 2 हुआ यूपी, नंबर 3 हुआ बिहार, नंबर 4 हुआ आंध्र प्रदेश, नंबर 5 हुआ कर्नाटक, और नंबर 6 हुआ महाराष्ट्र। नंबर 7 था जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा जो है ना, माफी चाहूंगा, विधान परिषद नहीं होता। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर विधान परिषद नहीं होता। टोटल 7 राज्यों के नाम लिखे होते हैं, इसमें जम्मू कश्मीर हटा दीजिए। 6 राज्य ऐसे हैं जिनके विधान परिषद होता है। 6 राज्य ऐसे हैं जिनके विधान परिषद होता है। इसका मतलब क्या हुआ? विधानसभा तो सभी की होता है, यानी इन 6 राज्यों की विधानसभा भी है, इन 6 राज्यों की विधानसभा भी है, और विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। लेकिन अगर टोटल 28 राज्यों की बात करें, तो 28 राज्यों में 6 राज्य ऐसे हैं जिनके विधान परिषद है, 22 राज्यों की विधान परिषद नहीं, केवल क्या है? विधानसभा ही है। इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैं केवल एक लाइन में समेट सकता हूं। वो एक लाइन कौन सी भाई? विधानमंडल से संबंधित एक लाइन है, और वो लाइन ये है कि भारत में द्विसदनात्मक, एक सदन वाले राज्य, एक सदन या एक सदनात्मक, 1 मिनट रुकना भाई, भारत में एक सदनात्मक राज्य, एक सदनात्मक राज्य कितने होंगे भाई? एक सदनात्मक राज्य कितने होंगे सर? आपने कहा कि एक सदन यानी विधानसभा सबके होता है, 28 राज्य हैं, तो एक सदनात्मक कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। कहानी क्लियर है? द्विसदनात्मक राज्य सर, द्विसदनात्मक राज्य, द्विसदनात्मक राज्य कितने होंगे सर? द्विसदनात्मक राज्य होंगे सर कितने? केवल और केवल 6। कहानी क्लियर है ना? द्विसदन, गलत कर दिया मैंने, माफी चाहूंगा, ये थोड़ा गलत लिख दिया आंकड़ा, इसको थोड़ा चेंज करिएगा, मानवीय भूल है भाई। एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक यानी दोनों सदनों वाले राज्य कितने हुए? 6। टोटल राज्य कितने? 28।
समझ पा रहे हैं? टोटल राज्य कितने? 28। 28 राज्यों में 6 राज्य ऐसे हैं, एक मिनट, 28 राज्यों में 6 राज्य ऐसे हैं जिनके 2 सदन हैं। तो 2 सदन हैं तो भाई एक सदन वाले राज्य कितने हुए? 22। माफी चाहूंगा, ये थोड़ा सुधार करिएगा ना, इस तरीके से लिखना था। एक सदन वाले राज्य कितने हुए? टोटल राज्य 28 है, 28 में 6 राज्यों के दोनों सदन होते हैं, तो 28 में 6 माइनस हुए, एक सदन वाले राज्य 22 हुए, और द्विसदन वाले राज्य कितने हुए? 6 हुए। कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो एक बार रिपीट करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, सुने ध्यान से। क्या समझा भाई? देखो, सरकार 3 अंगों में बंटी होती है ना। पहला अंग कौन सा होता है? व्यवस्थापिका या विधायिका, काम करता है विधि बनाने का, व्यवस्था बनाने का। व्यवस्थापिका में आमतौर पे कौन शामिल होता है? विधानमंडल। विधानमंडल जैसे देश में संसद होता है, उसी तरीके से राज्य में कौन होता है? विधानमंडल होता है। जैसे देश के 2 सदन, देश की संसद के 2 सदन होते हैं, उसी तरीके से राज्य विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं। विधानमंडल का एक सदन होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। विधानमंडल जो है वो सामान्यतः द्विसदनात्मक होता है, लेकिन सभी राज्यों के दोनों सदन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जिन राज्यों ने विधान परिषद की मांग की, जिन राज्यों की विधानसभा ने, वहां वहां विधान परिषद है। जिन राज्यों ने विधान परिषद की मांग नहीं की, वहां वहां विधान परिषद नहीं है। विधान सभा कितने राज्यों के हैं? भारत के सभी राज्यों के विधानसभा है। भारत के सभी राज्यों के विधानसभा होती है। क्यों होती है? विधानसभा तो एक अनिवार्य अंग है, जनता द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। 2 या 3 केंद्र शासित प्रदेश भी ऐसे हैं जिनके विधानसभाएं होती हैं, इनमें से जम्मू कश्मीर है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा है। दिल्ली को विधानसभा आवंटित किया गया 69वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से, और पांडिचेरी को विधानसभा आवंटित की गई 14वें संविधान संशोधन 1963 के माध्यम से। ठीक है ना। और इसके परिणाम के रूप में हमने समझा कि भारत में जो एक सदन वाले राज्य हैं, टोटल राज्य 28 हैं, 28 में से 6 राज्यों के दोनों सदन होते हैं। एक सदन वाले राज्य कितने सर? 22 हैं। और भारत में द्विसदनात्मक कितने राज्य हैं? 6 हैं। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनके दोनों सदन होते हैं या द्विसदनात्मक राज्य होते हैं? वो 6 राज्य हैं। कौन कौन से भाई? विधान परिषद वाले राज्य तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, है ना। उसके बाद हमने समझने का प्रयास किया महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, और यूपी। ये 6 राज्य हमने पढ़े। पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद होता था, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं होता। जिन राज्यों के दोनों सदन होते हैं, ठीक बात, लेकिन जिन राज्यों के एक सदन होता है हमेशा विधानसभा ही होता है। अकेला सदन कभी भी विधान परिषद नहीं हो सकता, क्योंकि विधान परिषद का गठन ही किसके ऊपर निर्भर करता है? विधान सभा के ऊपर निर्भर करता है। विधानसभा की मांग किए जाने पर ही विधान परिषद का गठन होता है। ऐसी आशा करता हूं कि यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। जल्दी से इसको नोट डाउन करने, लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन मेरी आज कोशिश है कि सरकार के बारे में सामान्य जानकारियां आज आपको दे दी जाए, ताकि कल की क्लास में हम क्या पढ़ सकें? सीधा राज्य सरकार टॉपिक शुरू कर सकें। इसलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा ये, है ना? 1 मिनट रुको ना भाई, ये लो, तो दिख रहा होगा। हाँ, हमारे जो टेक्निकल साथी हैं वो कह रहे हैं सर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, स्लाइड को थोड़ा एडजस्ट करिए, तो एडजस्ट करती है। ये लिखो, फटाफट लिखो भाई। हो गया? हाँ, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर नहीं भी हुआ हो तो आराम से बाद में आप लिखिएगा। ठीक है, आ जाओ, मिटा देते हैं इसको। मिटा दूं? ये तो समझ आएगी आपने समझ लिया ना ये? आ जाओ, ये लो भाई, ये विधान मंडल के बारे में हमने समझ लिया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप तो आगे बताइए क्या होता है आगे, किसमें? कार्यपालिका में। ठीक है, आ जाइए भाई। इसमें क्या पढ़ा हमने? इसमें होता है विधानमंडल। विधानमंडल क्या होता है, कैसे बनता है, बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया भी होगा। नहीं भी समझ में आया विधानमंडल के बारे में कुछ, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी। चिंता इसलिए नहीं करनी क्योंकि यहाँ तो केवल मैं परिचय दे रहा हूँ राज्य सरकार का। विधानसभा और विधान परिषद दोनों बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तो राज्य सरकार के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होते हैं वो पढ़ रहा हूँ। देखो, पढ़ा रहा हूँ, वहां पे जाऊंगा। कार्यपालिका, सर कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। कार्यपालिका होता क्या है सर? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि विधायिका जो कानून बनाती है, कौन? विधायिका जो कानून बनाती है, उन बनाए गए कानूनों के ऊपर कार्य करने का जो काम करता है ना, वो कार्यपालिका होती है। विधायिका द्वारा बनाए गए
कानूनों के ऊपर कार्य करने वाला क्या होता है? कार्यपालिका होता है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। कौन होता है कार्यपालिका? विधायिका द्वारा बनाए गए कार्यों पे काम करने वाले जो लोग होते हैं उसे हम कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका सामान्यतः ये भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। जैसे एक कार्यपालिका होती है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, कौन सी कार्यपालिका? स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, और दूसरी जो कार्यपालिका होती है वो होती है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है, अस्थायी कार्यपालिका। ध्यान से समझने का प्रयास करना है आपको। क्या हुआ सर? अच्छा, हाँ भाई, अच्छा ये कलर दिखाई दे रहा ना आपको? हमारे जो टेक्निकल साथी बैठे हैं वो कह रहे हैं सर कलर दिखने में बच्चों को दिक्कत हो रही है मेरे ख्याल से। नहीं सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, स्थायी कार्यपालिका, तो स्थायी कार्यपालिका में कौन आता है भाई? हमारे जो लोक सेवक होते हैं ना, लोक सेवक, वो स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप उदाहरण समझने का प्रयास करिएगा। लोक सेवक में जो आरएएस ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, यही होते हैं। ध्यान से समझे, सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, और मैं आशा करता हूं कि अगर समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा भी आपको। जैसे अभी पीछे कोरोना आया था, कोविड का समय था, तो कोविड के समय में हर जिले में जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन किसने करवाया सर? जिला कलेक्टर ने। क्या कलेक्टर साहब गाइडलाइन बनाते होंगे खुद? ऐसा थोड़ी है कि कलेक्टर साहब रात को बैठ के गाइडलाइन बनाते होंगे, सुबह गाइडलाइन को फॉलो करवाते होंगे। अपने सर ऐसा तो नहीं है। गाइडलाइन तो ऊपर से बन के आ रही है। फॉलो कौन करवा रहा है? कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब कौन है? लोक सेवक। यानी जो कानून बने होते हैं उन बनाए गए कानूनों पे कार्य करने का काम कौन करता है? एक तो लोक सेवक करते हैं, और लोक सेवक जो होते हैं वो स्थायी कार्यपालिका होते हैं। आप कहें सर स्थायी कार्यपालिका क्यों होते हैं? स्थायी कार्यपालिका इसलिए होते हैं सर क्योंकि लोक सेवकों का कार्यकाल समाप्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज कलेक्टर साहब को कलेक्टर बना दिया गया, 5 साल बाद दोबारा चुनाव होगा, फिर से कलेक्टर बना दिया जाएगा, जीते तो दोबारा कलेक्टर, हारे तो दूसरे व्यक्ति को कलेक्टर बनाया जाएगा। ऐसा नहीं। जो लोक सेवक होते हैं वो एक बार अपने पद पे कार्यपालक के रूप में काम करने आ गए तो वो जब तक सेवानिवृत्त नहीं होते तब तक कार्यपालक के रूप में काम करते रहेंगे। इसलिए स्थायी कार्यपालिका में कौन आता है? लोक सेवक। अब स्थायी कार्यपालिका में लोक सेवक आते हैं जिनका कार्यकाल नहीं होता, सेवानिवृत्ति तक काम करते हैं। तो अस्थायी कार्यपालिका में कौन आएगा? जिनका कार्यकाल होता है सर। किसका होता है? आप कहेंगे सर हमारे जो मंत्री होते हैं या हमारे जो सीएम साहब हैं, मुख्यमंत्री साहब जो होते हैं, ये स्थायी नहीं होते। अगर स्थायी होते तो अभी चुनाव जीतने के बाद, है ना, अभी चुनाव जीतकर माननीय जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी, माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री थोड़ी होते। अगर स्थायी होता मुख्यमंत्री तो गहलोत साहब भी होते अभी तक। नहीं, मुख्यमंत्री स्थायी नहीं होता। एक कार्यपालिका अस्थायी होती है जो प्रत्येक 5 साल बाद बदल जाती है। उनका टेन्योर होता है 5 साल बाद, अगर चुनाव जीतोगे दोबारा बन जाओगे, हार जाओगे चले जाओगे। ठीक है ना, यानी कार्यकाल होता है उनका, इसलिए उसे अस्थायी कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। अब एक बात और बड़े ध्यान से समझना, जो कार्यपालिका होती है ना साथियों, कार्यपालिका के अध्यक्ष भी 2 प्रकार के होते हैं। कार्यपालिका के अध्यक्ष भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कौन से अध्यक्ष भाई? कार्यपालिका के अध्यक्ष। आप कहेंगे सर 2 प्रकार से कैसे होते हैं? ध्यान से समझें। एक अध्यक्ष वो होता है जिनको भारत का संविधान अध्यक्ष मानता है, यानी भारत के संविधान ने माना कि कार्यपालिका का ये अध्यक्ष होगा। राज्य का कार्यपालिका का अध्यक्ष ये व्यक्ति होगा जो संविधान ने माना। जिस संविधान ने माना उसे हमने कहा संवैधानिक अध्यक्ष। कौन सा? राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, राज्य कार्यपालिका का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। संविधान किसको अध्यक्ष मानता है? राज्य कार्यपालिका का राज्यपाल को। किसको मानता सर? राज्यपाल को। और आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा है कि राज्यपाल महोदय तो वैसे कोई काम करते ही नहीं है। वैसे तो खैर बहुत सारे काम होते होंगे गवर्नर महोदय के, लेकिन वास्तविक रूप से राज्यपाल वही काम करते हैं जो राज्य के मंत्री परिषद द्वारा उनको सुझाव दिए जाएं। राज्यपाल खुद से सामान्यतः कार्य नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये तो राज्यपाल अध्यक्ष तो हैं लेकिन वास्तविक अध्यक्ष नहीं है। ये तो कौन से अध्यक्ष होते हैं सर? नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कार्यपालिका के अध्यक्ष 2 प्रकार के होते हैं। पहला अध्यक्ष कौन सा भाई?
नाम मात्र का अध्यक्ष या फिर संवैधानिक अध्यक्ष। आप कहेंगे सर ये अगर राज्यपाल अगर नाम मात्र का अध्यक्ष है तो फिर वास्तविक अध्यक्ष भी कोई होना चाहिए। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जो वास्तविक शक्ति होती है वो जनता द्वारा चुने गए लोगों में होती है और जनता द्वारा अध्यक्ष जो चुना जाता है कार्यपालिका का वो होता है सर सीएम। कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है सर? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के साथ कौन भाई? मंत्री परिषद। कौन सी परिषद? मंत्री परिषद। कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई? चलिए जल्दी से इसको छापिए फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको छापिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलो लिख लिया आपने? देखो आ जाओ कार्यपालिका के बारे में देखते हैं। देखो एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर आगे बढ़ेंगे न्यायपालिका पे। पहले व्यवस्थापिका हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है सर। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सर कौन सी कार्यपालिका? एक तो होती है सर स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका जिनका कार्यकाल पूरा नहीं होता, एक बार ज्वाइनिंग होने के बाद, नियुक्ति होने के बाद वो सेवानिवृत्ति तक अपने पद पे बने रहते हैं। और जो स्थायी कार्यपालिका में शामिल होते हैं वो होते हैं लोक सेवक। ठीक है ना। दूसरा होता है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका का मतलब, अस्थायी कार्यपालिका का मतलब ऐसे लोग जिनका निश्चित कार्यकाल होता है, एक कार्यकाल के बाद उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ता है। जीते तो दोबारा बने, हारे तो चलिए अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में मंत्री आते हैं और मुख्यमंत्री महोदय भी आते हैं। कहानी क्लियर हुई? अब जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका के अध्यक्ष भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो अध्यक्ष जिसको संविधान अध्यक्ष मानता है, वो संविधान मानता है कि किसी भी राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? सर राज्यपाल होता है। राज्यपाल वास्तविक रूप से काम नहीं करता तो हम आम बोलचाल की भाषा में उन्हें कह देते हैं नाम मात्र का अध्यक्ष। राज्यपाल अगर नाम मात्र का अध्यक्ष है तो वास्तविक अध्यक्ष भी होगा। वास्तविक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। कौन? मुख्यमंत्री। और मंत्री के साथ, माफी चाहूंगा, मुख्यमंत्री के साथ आप लिखना चाहें तो मंत्री परिषद लिख सकते हैं। वैसे मंत्री परिषद यहाँ मुख्यमंत्री के साथ लिखने की आवश्यकता है नहीं, अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है ना। तो वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। यहां तक की कहानी क्लियर हुई? आपके आंसर बिल्कुल क्लियर हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाइए आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखो सुनो ध्यान से। विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना। कानून निर्माण किसने कर दिया? विधायिका ने। विधायिका ने कानून निर्माण कर दिया। जो कानून विधायिका ने निर्माण किया उस कानून पे कार्य कौन करेगा सर? कार्यपालिका। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि विधायिका व कार्यपालिका दोनों मिलकर किसी ऐसे कानून का निर्माण कर दें जो हमारे जो लोग हैं, जो नागरिक हैं भारत के, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर दें। और यदि कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो फिर मौलिक अधिकारों की रक्षा का काम करता है न्यायालय। न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। यानी यदि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया कानून यदि गलत साबित होता है तो भारत के नागरिकों को उस गलत कानून के लिए न्याय देने के लिए जो हमेशा तत्पर रहता है, न्याय देने के लिए जो खड़ा रहता है, उसे हम कहते हैं न्यायपालिका। और न्यायपालिका में मुख्यतः एक ही चीज शामिल है भाई, वो है उच्च न्यायालय। वैसे तो न्यायपालिका में उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय दोनों है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे हम यहाँ एक ही चीज को शामिल करेंगे, उच्च न्यायालय को। हमारी राज्य की जो न्यायपालिका में शामिल होता है वो होता है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। और आप चाहे तो हाई कोर्ट के साथ साथ अधीनस्थ न्यायालय को भी शामिल कर सकते हैं। कहानी क्लियर हुई? ये हुए सरकार के तीनों महत्वपूर्ण अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्लास थोड़ी लंबी हुई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं ऐसी आशा भी करता हूं कि आपको चीजें बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आई होंगी। यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं और सारी चीजें एकदम क्लियर हो रही हैं और आप हमारे साथ भविष्य में इसी तरीके से जुड़े रहकर आगे के अध्ययन को हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज आप जुड़े रहें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। यदि कोई भी आपको डाउट होता है, जो हमने टॉपिक पढ़ा, जैसे लगभग 1.5 घंटे की अपनी ये क्लास है और इस 1.5 घंटे की क्लास में यदि आपको किसी भी चीज को समझने में कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप निसंकोच कमेंट करिए। आप कमेंट में लिखिएगा, आप जो टिप्पणी करेंगे उस टिप्पणी का जवाब हमारी टीम आपको निश्चित तौर पर देगी। अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्न मेरे तक पहुंच जाएगा, मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा, हो सके तो कमेंट के माध्यम से। और अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी गई है आपके द्वारा तो हो सकता है अगली क्लास में मैं अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले उस चीज के बारे में आपको बता दूं, ठीक है ना। लेकिन ये पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपके अगर बहुत जायज और अगर रिलायबल आपके प्रश्न हैं कोई जो आपको बताने हैं तो उनको इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो प्लीज अगर कोई समझ ना आए चीज तो कमेंट आपको निश्चित तौर पे करना है। बिंदु नंबर 2,
अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म को आप सपोर्ट करें। अपने जो साथी हैं, अपने जो मित्र हैं जो पढ़ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करें। जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें और हमारे इस परिवार को जल्दी से जल्दी एक बड़े परिवार के रूप में तब्दील करने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत आभार होगा। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आज की क्लास को खत्म करता हूं और कल की क्लास में, आज हमने राज्य सरकार की परीक्षा को पूरा पढ़ लिया है, कल की क्लास में हम राज्यपाल को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। सभी साथियों को नमस्कार।